हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज्यादा करीब हैं और आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या उनके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इस बार जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वे सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस पूरे सेशन में कराऊंगा। हर टॉपिक को कवर करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस आने वाली है वे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर उनकी प्रिपरेशन में भी थोड़ी मदद मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। बने रहिएगा हमारे साथ जब तक पूरा सेशन खत्म ना हो। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी जो सेशन रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। सो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वे ये वाला देख सकते हैं सेशन, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो दूसरे वाले वीडियोस देख सकते हैं, वे भी जल्दी जल्दी आ जाएंगी वीडियोस आपके पास। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल defined as r is equal to l1 l2 such that l1 is perpendicular to l2, show that r is symmetric but neither reflexive nor transitive। इसने बोला हमारे पास L एक सेट है। वी हैव L एक सेट है जिसके अंदर लाइंस है। इस सेट के अंदर इनफाइनाइट लाइंस लिखी हुई है, बनी हुई है, जो भी आप बोल सकते हो, टू इंफिनिटी। ठीक है। इसके बाद इसने बोला इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, और रिलेशन जो है दो लाइंस पे ऐसा रिलेशन हमने डिफाइन कर रखा है कि जो L1 L2 दो लाइन है वो ऐसी है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये हमारा रिलेशन है और हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि ये जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास एक लाइन है L1। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये लाइन खुद पर परपेंडिकुलर है? क्या L1 L1 पर परपेंडिकुलर है? नहीं, L1 L1 पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, L1 L1 पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि L1 एक लाइन है जो कि बिलोंग करती है सेट L को, बट L1 L1 ये वाला एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि L1 L1 पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसलिए L1 L1 एलिमेंट रिलेशन R को बिलोंग नहीं करेगा। और अगर L1 L1 एलिमेंट रिलेशन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर L1 L1 एलिमेंट इस रिलेशन R में होता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। सो दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, वीडियो में कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए, उसके बाद दूसरा हमें चेक करना होता है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन समझिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन में मान लो हमारे पास दो लाइंस है L1 एंड L2 जो बिलोंग करती है सेट L को। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये लाइन L1 है और इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो L1 पर परपेंडिकुलर है। ये हो गई हमारी L2 लाइन। ठीक है। L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर हो गई। ओके, वेरी गुड, L1 L2 पर परपेंडिकुलर हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि L2 लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है या नहीं। बिल्कुल है, L2 लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है। अब एक बात बताइए, क्या लाइन L1 भी L2 पर परपेंडिकुलर है? यस सर, लाइन L1 भी L2 पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L1 is perpendicular to L2 and this element belong to relation R।
and L2 also perpendicular to L1. This element also belong to relation R. This implies that if for L1, L2 belongs to R, there is L2, L1 also belongs to R. This implies that this relation is symmetric relation. So this relation is symmetric. ओके, आई होप को आपको ये तो समझ में आया होगा। इसके बाद नंबर थर्ड पे कौन सा होता है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर थर्ड पे होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें तीन एलिमेंट लेने होते हैं। मान लो इस बार हमारे पास L1, L2 एंड L3 तीन लाइंस है जो कि सेट L के अंदर है। ओके, और इस बार हमें क्या प्रूफ करना है कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड दिस बिलोंग्स टू R, रिलेशन R। ऑल्सो L2 एक लाइन है जो L3 पर परपेंडिकुलर है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो हमें ये प्रूफ करना है कि लाइन L1 भी L3 पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर लाइन L1 बनाई थी, लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है L2 और L2 पर परपेंडिकुलर है एक लाइन L3। अब देखिए यहां से क्या ये लाइन L1 और L3 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है? नो, these two lines are not perpendicular to each other. This means that L1 is perpendicular to L3 does not belong to relation R. L1 L3 पर परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती। और अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर जाता रिलेशन आर को, ये वाला एलिमेंट, तो आप बोल देते कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। बट अभी तो तुम देख रहे हो कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 एंड दिस एलिमेंट विल नॉट बिलोंग टू आर। दिस इंप्लाइज दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, वो ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव में प्रूफ करना है। तो हमारे पास एक सेट है मान लो इस सेट का नाम है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और जो हमें रिलेशन दिया हुआ है आर वो है आर इज इक्वल टू एनी टू एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए बी, और ऐसे होनी चाहिए कि बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, तो इस रिलेशन आर में, इस रिलेशन आर को बना सकते हो तुम। ठीक है, देखो इस रिलेशन आर को बना सकते हो तुम। कैसे बनाओगे, अगर तुम ए की वैल्यू 1 रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। ए की वैल्यू 1 रखोगे तो बी की वैल्यू 2 मिलेगी, तो एक तो एलिमेंट आएगा 1 2। ठीक है, अगर तुम ए की वैल्यू 2 रखोगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी 3। ए की वैल्यू 2 रखोगे तो बी की वैल्यू 3 मिलेगी, और ए की वैल्यू 3 रखोगे तो 4 मिलेगी, तो 3 4 है ना। 4 रखोगे तो 4 5, 5 रखोगे तो 5 6 और 6 रखोगे तो 6 7, और 7 तो इसमें है नहीं। तो हमारे पास ये आ गया, ये एलिमेंट मतलब ये रिलेशन बनेगा हमारा। अब हमें ये चेक करना है कि जो रिलेशन बना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, कैसा है। देखिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये रिफ्लेक्सिव तो तब होता जब हर एलिमेंट की आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6, इन सभी की आइडेंटिटी क्या बनेगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। जब ये सभी आइडेंटिटी इस रिलेशन आर के अंदर होती तो आप बोलते कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट अभी तुम देखोगे कि एक भी एलिमेंट की आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट की आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको यहाँ पे शो करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है नहीं तो आपने देखा कि आइडेंटिटी वाला एलिमेंट नहीं है, तो तुम यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हो कि ए एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए जो है वो सेट ए का कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट के लिए ये वाला एलिमेंट रिलेशन आर में देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पे इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। ठीक है, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए, अगर ए बी कोई एलिमेंट है रिलेशन आर के अंदर, और ए और बी दोनों के दोनों सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है, तो बी ए एलिमेंट भी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। बी ए शुड बिलोंग टू आर, बट आप देखोगे कि वन टू तो एलिमेंट इसके अंदर है, बट टू वन इसके टू वन एलिमेंट इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। वन टू की सिमेट्री टू वन, टू थ्री की सिमेट्री थ्री टू, थ्री फोर की सिमेट्री फोर थ्री, तो एक भी एलिमेंट की सिमेट्री इस रिलेशन आर के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर थ्री, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में आप क्या चेक करते हो कि अगर ए बी एलिमेंट, मतलब ए बी सी तीन एलिमेंट किसी सेट, मतलब इस सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है, और जी ए बी एलिमेंट मान लो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, और बी सी एलिमेंट भी बिलोंग करता है रिलेशन आर को, देन ए सी एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को। अगर आप इस रिलेशन में यहाँ पर देखेंगे तो एक एलिमेंट है वन टू, एक एलिमेंट है टू थ्री, तो वन थ्री भी इस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए था, तभी ये ट्रांजिटिव होता। बट अभी तो वन थ्री एलिमेंट इस पूरे रिलेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर है। दिस इंप्लाइज दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव टू। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हमारे पास ये एक रिलेशन है आर, और ये डिफाइन किया रखा है रियल नंबर्स के सेट पर। किस पर? हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट आर बोलते हैं उसे, और वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फिनिटी तक चला जाता है। रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। चलिए, और हमारे पास ये आर एक रिलेशन है, देखो ये आर दोनों डिफरेंट है, वो रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बताना है कि रिलेशन कैसा है। नंबर वन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हमें आइडेंटिटी वाले एलिमेंट चाहिए होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए जरा, इसको तुम एग्जांपल लेकर सोल्व कर सकते हो। अब इसमें रियल नंबर्स है, ठीक है, क्या है इसमें? रियल नंबर्स। अब मान लो हमारे पास एक रियल नंबर है वन। अब हमें करना है कि ए ए एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, ए ए एलिमेंट शुड बिलोंग टू आर। यानी कि ए की वैल्यू वन रखोगे, बी की वैल्यू वन रखोगे, और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए एलिमेंट से। तो वन वन एलिमेंट जब आप इस कंडीशन में रखोगे तो वो आएगा वन लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर, और वन लेस देन इक्वल टू वन, ये बिल्कुल सही बात है। इक्वल टू है तो इक्वल टू तो है ना, वन लेस देन वन, ये सही बात है। लेकिन ये जो बात है वो तुमने अभी वन के लिए चेक की है। अब जरा एलिमेंट टू के लिए चेक कीजिएगा, क्या टू टू पर भी सेम रिजल्ट आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे टू लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर, तो टू इज लेस देन इक्वल टू फोर। चलो, ये भी बात लगभग लगभग ठीक ही है ना, क्योंकि टू लेस देन इक्वल टू फोर आ गया, अब इक्वल टू तो आ गया, ठीक है। अब जरा वन अपॉन टू एलिमेंट लीजिए, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, यहाँ पर रखोगे आप वन अपॉन टू लेस देन इक्वल टू वन अपॉन फोर। अब ये बात गलत हो गई, क्यों गलत हो गई ये वाली बात? क्योंकि वन अपॉन टू इज ग्रेटर देन वन अपॉन फोर, और यहाँ पे आ रहा है लेस देन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे तो ऊपर भी चेक कर सकते हो तुम, यहाँ पे भी टू लेस देन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन टू तो बड़ा होना चाहिए चार से। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो कि वन वन एलिमेंट को छोड़कर दो दो एलिमेंट, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, जैसे अब आगे बढ़ते चले जाओगे ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सभी एलिमेंट ए के लिए ए एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर नहीं होगा। तो ए कोई एलिमेंट है जो सेट आर का एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट ए के लिए वो रिलेशन आर के अंदर नहीं आ रहा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू हंड्रेड रख देंगे तो हंड्रेड लेस देन इक्वल टू
10,000 आएगा। चलो हम यहाँ पे एक बार के लिए इक्वल टू मान सकते हैं कि 2 इज नियरली इक्वल टू 4, बट 100 इज नियरली इक्वल टू 10,000। दिस इज इलॉजिकल, कंप्लीटली इलॉजिकल। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही जैसे आप वैल्यूज बढ़ाओगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन। और अगर इसके अंदर सभी नंबर्स के आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नंबर 2 पे क्या आता है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब चलिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करना होता है, मैं इसे एक मिनट रफ कर देता हूँ। ओके, हम्म, चलिए सिमेट्रिक रिलेशन। मान लो ए और बी दो एलिमेंट है। अगर ए बी एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर है तो बी ए एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए एलिमेंट रिलेशन आर को। यही तो होती है कंडीशन सिमेट्रिक की। ओके, यहाँ पे एलिमेंट ले ली तुम, 1 2 तुमने एलिमेंट ले लिया। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। बात सही है। अब जरा 2 1 को भी कराओ सेटिस्फाई। अब आएगा 2 < <1 का स्क्वायर, तो 2 < <1 क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। या अगर तुम कोई एलिमेंट ले लोगे, 1 और 100 ले लो, 1 और 100। अब 1 < <1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अब 100 का स्क्वायर इज ऑल्सो < <1। ये तो गलत बात हो जाएगी ना। यानी कि ए बी एलिमेंट अगर रिलेशन आर के अंदर है तो उसकी सिमेट्री भी ए रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगी। दिस मीन्स दैट ए बी कोई दो एलिमेंट है सेट आर के, और ए बी कोई एलिमेंट है रिलेशन आर का, बट उस एलिमेंट के लिए बी ए एलिमेंट रिलेशन आर में देखने को नहीं मिल रहा। दिस इंप्लाइज दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, ओके, तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, so this relation is not symmetric। ओके, अब बात आती है ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन में ए बी सी 3 एलिमेंट होते हैं, और ये 3 एलिमेंट रियल नंबर्स के सेट आर को बिलोंग करते हैं। अब अगर ए बी एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर है, यानी कि ए बी एलिमेंट रिलेशन आर को बिलोंग करता है, एंड बी सी एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड बिलोंग्स टू आर। इट इज मैंडेटरी, मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं कि ए सी आर एलिमेंट आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तुमने मान लो एक एलिमेंट ले लिया 1 - 2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट ले लिया तुमने -2 and 3, या -2 1/2 ले लिया चलो, या 1/10, -2 1/10। तो बचा 1 and 1/10, 1 and 1/10। लेस देन है ना, तो इसे 1/10 मत मानो, इसे रफ कर दूं, इसे तुम मानो 100 मान लो। ओके, ये आ गया हमारा 1 - 2 और अब बचा तीसरा एलिमेंट 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखोगे तो 1 < <2 का स्क्वायर, ये सही है। -2 < <1 का स्क्वायर, ये भी बात सही है। अब क्या 1 ओके ओके, तो यहाँ से तो हो जाएगा सेटिस्फाई। तो 1 को 100 मान लो, इसे 100 कर लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट देखने की कोशिश करो कोई।
ओके ओके, रुक जाओ, एक और एलिमेंट मानना पड़ेगा। अगर आप इसको एलिमेंट को मानोगे 1 - 3 एंड -3 1/2, तो यहाँ पे एलिमेंट बचेगा 1 1/2। अब देखो जरा, 1 > बिल्कुल सही बात है। 1 > -3 का स्क्वायर, यानी कि 1 > 9, ये रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। -3 > 1/4, ये भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। और अगर ये भी रिलेशन आर को बिलोंग कर गया तो मजा आ जाएगा। तो 1 > 1/4, क्या ये बात सही है? 1 > 1/4, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 तो 1/4 से बड़ा होता है। यानी कि अगर ए बी एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी एलिमेंट आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस implies that this relation is not transitive too. So this is not a transitive relation. This is not a transitive relation. Okay students, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अच्छा, हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर पॉलीगन्स लिखे हुए हैं, पॉलीगन्स बने हुए हैं। सभी पॉलीगन कैसे भी हो सकते हैं। अब ये सभी ट्राइंगल्स हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, वे कुछ भी हो सकते हैं। तो P1, P2, P3, और इसमें इनफाइनाइट पॉलीगन्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इसने बोला P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, आर एक रिलेशन है, और रिलेशन है हमारे दो पॉलीगन P1 एंड P2 पर। रिलेशन ये है कि उन दोनों में साइड सेम है। बोथ पॉलीगन्स हैव सेम साइड, बोथ पॉलीगन हैव सेम साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब दो पॉलीगन, अब ये पॉलीगन मतलब कुछ भी बना लो आप, ट्राइंगल को लेकर चलो या क्वाड्रिलेटरल को लेकर सॉल्व कर दो। बस कंडीशन एक है कि वे दोनों पॉलीगन की साइड सेम होनी चाहिए। हमें इस बात से मतलब है, अब उनकी साइड इक्वल हो या ना हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहला, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पाइए। रिफ्लेक्स रिलेशन में मान लो कोई पॉलीगन है P1, वो बिलोंग करता है A को, तो क्या P1 एलिमेंट रिलेशन आर को बिलोंग कर जाएगा या नहीं, ये बात हमें देखनी है। मान लो ये जो पॉलीगन है वो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ठीक है ना, ये ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये ट्राइंगल खुद के इक्वल है? क्या तुम ये बोल सकते हो क्या इस ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स खुद के नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल है? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं, और इसकी कंपेयर इसके साथ करोगे तो इसमें भी 3 साइड्स हैं। यानी कि ये है कि इसमें P1 एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा, और अगर ये रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करता है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 2, आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, अब देखो, सिमेट्रिक में हमें दो ट्राइंगल लेने हैं। मान लो P1 और P2 दो पॉलीगन है जो सेट ए के अंदर है, और अगर P1 P2 एलिमेंट बिलोंग करता है रिलेशन R को, देन P2 P1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन R को। अब P1 P2 में रिलेशन क्या है कि इन दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। मतलब ये P1 है, और मान लो ये हो गया P2, इनमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। अब तुमने कहा कि P1 हैज इक्वल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू P2, क्या तुम ये बोल सकते हो P2 ट्राइंगल ऑल्सो हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू P1? यस। अगर P1 की साइड्स P2 के इक्वल है, तो P2 की साइड्स भी तो P1 के इक्वल ही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो ये भी तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों में साइड्स तो इक्वल ही है। तो तुम कह सकते हो कि ये बिल्कुल कंडीशन ठीक है। सो दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन।
इसके आगे बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेने होते हैं। नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट लेने होते हैं, तो हमने P1 P2 P3 3 पॉलीगन मान लिए कि ये हमारे सेट ए के 3 एलिमेंट है। और अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर P1 P2 बिलोंग करता है रिलेशन R को एंड P2 P3 बिलोंग करता है रिलेशन R को, देन P1 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कीजिए। ये P1 है, ये P2 है, ये मान लो P3 बना लीजिए अब आप। तो मान लिया ये हो गया हमारा P3, हो गया हमारा P3, और इसमें भी 3 साइड्स है। तुमने बोला कि P1 हैज 3 साइड्स एंड P2 हैज 3 साइड्स, तो P1 P2 रिलेशन के अंदर आ गया। P2 हैज 3 साइड्स, P3 हैज 3 साइड्स, तो P2 P3 रिलेशन R के अंदर आ गया। अब मुझे बताइए, क्या P1 हैज 3 साइड्स एंड P3 हैज 3 साइड्स? Yes, of course. P1 and P3 both have equal number of sides. It means that P1 P3 भी रिलेशन R के अंदर आ जाएगा। यानी कि ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। दिस मीन्स दैट दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात समझे आप? अब इसने बोला व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3 4 5। अब इसने बोला ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए जो होगा वो ट्राइंगल का सेट होगा। तो ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट रिलेशन आर। इसने हमें रिलेशन दे रखा है सेट ए पर। सेट ए में है ट्राइंगल्स, तो हमारे पास एक सेट ए है और उस सेट ए के अंदर ट्राइंगल्स है। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मतलब तुम जितने भी ट्राइंगल्स इमेजिन कर सकते हो, भले ही वे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ओके, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कैसे भी ट्राइंगल हो, वे सभी ट्राइंगल्स इनफाइनाइट ट्राइंगल्स इस सेट ए के अंदर है। अब रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर है कि T1 T2 दो ऐसे ट्राइंगल है, T1 T2 दो ऐसे ट्राइंगल है जो एक दूसरे के सिमिलर है। T1 इज सिमिलर टू T2। हमें ये बताना है कि ये कैसा, अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन में प्रूव करना है। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहला प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, अच्छा मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है T1। क्या ये ट्राइंगल T1 खुद के सिमिलर है? बिल्कुल, ये ट्राइंगल T1 खुद के सिमिलर होगा। आपने सिमिलरिटी कंडीशन तो पढ़ी होगी कि कोई फिगर हमेशा खुद के सिमिलर होती है। तो इसका मतलब ये है कि इफ T1 बी एनी ट्राइंगल दैट बिलोंग टू ए, तो T1 यानी कि T1 विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ, दिस विल बिलोंग टू R। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या करना होता है? दो एलिमेंट लेने होते हैं। मान लो T1 T2 दो एलिमेंट है सेट ए के। T1 T2 दो एलिमेंट है सेट ए के। ये हो गया T1 एंड T2 टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि T1 जो है T2 के सिमिलर है। सिमिलर कैसे होते हैं? सिमिलर ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो साइज में तो अलग होते हैं लेकिन शेप में एकदम एक जैसे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊं ये, और फिर मैं एक छोटा ट्राइंगल बनाऊं ये, तो ये ट्राइंगल T1 और ये ट्राइंगल T2 एक दूसरे के सिमिलर है क्योंकि ये दिखने में एक जैसे हैं, साइज में बेशक डिफरेंट है। तो इस T1 T2 को हम एक दूसरे के सिमिलर बोलेंगे। इसका मतलब T1 तो सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T1 के। दिस इंप्लाइज दैट अगर T1 T2 बिलोंग टू R, मतलब T1 belongs to T2, मतलब T1 is similar to T2 belongs to R, so this implies that T2 also similar to T1 and this also belong to R. This implies that this is a symmetric relation. So this is a symmetric relation. So this is a symmetric relation. Okay. नंबर थर्ड पे आ जाओ, ट्रांजिटिव। नंबर थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांसलेशन में 3 एलिमेंट लेने होते हैं। मान लो T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू ए। T1 T2 T3 तीन ट्राइंगल्स हैं जो बिलोंग करते हैं सेट ए को, और हमें क्या करना होता है?
मान लो ये हो गया T3, ठीक है, ये हो गया T3। आपने बोला कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 दिखने में T2 के जैसा है और T2 दिखने में T3 के जैसा है, तो क्या T1 और T3 दिखने में एक जैसे नहीं होंगे? अगर दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं इसी वर्ड्स में, तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, तो क्या T1 T3 सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल सिमिलर होंगे। इसका मतलब T1 is similar to T2 belongs to R and T2 is similar to T3. This also belongs to R. So this implies that T1 also similar to T3 and this belongs to R. So this is a transitive relation. So this is a transitive relation to, और एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, वो रिलेशन कैसा होता है? इक्विवेलेंस। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 7 पर चलते हैं। इसने बोला प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equal to दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। चलिए इसे मैं आपको दो तरीके से क्या, बस आपको समझाना है, इसमें आपको लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पे, और लैंग्वेज क्या लिखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझिए। जो इसने में फंक्शन दी है एफ एक्स, वो दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। जरा इस फंक्शन को समझिए। जो ये एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें डेसिमल वैल्यूज पुट करोगे तो हमें आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यूज मिलेंगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि f ऑफ 1.01 का अगर तुम आंसर निकालने की कोशिश करोगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मिलेगा। मतलब तुमने x की वैल्यू 1.01 डाली है और fx की वैल्यू कितनी मिली है तुम्हें? 1 मिली है। अगर तुम इसके अंदर 1.928 इस टाइप की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो यहाँ पाएगा 1.928। हमें आउटपुट में सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट ही मिलेगा, इंटीजर वाला पार्ट ही मिलेगा हमें आउटपुट में, ठीक है। तो ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कि डेसिमल वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यूज ही मिलेगी। अगर आप इसमें माइनस के 2.345 ऐसा कुछ रख देते हैं तो यहाँ से हमें फिर से इंटीजर वाला पार्ट मिलेगा, मतलब -2 से पीछे वाला -3, ठीक है। तो ये होती है हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मतलब, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब। अब हमें ये बताना है कि ये 1 1 है या नहीं। अब देखिए एक बार बताइए, 1 1 का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जाके एसोसिएट हो। अब हमारे पास दो सेट है अलग अलग और दोनों के दोनों सेट रियल नंबर्स के सेट है। जरा यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक सेट है, ये रियल नंबर्स का सेट है आर, ये भी एक सेट है, ये एक रियल नंबर्स का सेट है, ये भी हमारा आर हो गया। इसके अंदर क्या है? रियल नंबर्स, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक नंबर है। इसमें भी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक नंबर है ना। और मैं चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ वैल्यूज। यहाँ पे है -1.92, कुछ भी ले लो, -1.63, -1.08, है ना। यहाँ आ गया 0 मान लो, चलो 0.02, 0.06, 1.216, ऐसा मान लिया तुमने। और इधर भी क्या है? रियल नंबर्स लिखे हुए यहाँ पे है, तो और भी रियल नंबर्स, बट मैंने कुछ रैंडम रियल नंबर्स लिख लिए, ओके। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो। यहाँ पे आएगा -1.92, -1.63, है ना, -1 लिख लेता हूँ, चलो। यहाँ 0 लिख लेता हूँ, यहाँ 0.2, 1 2, 1.1 या 1.4, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आप ये है एक्स वाली वैल्यूज जो पुट करोगे और ये है एफ एक्स वाली वैल्यूज जो हमें मिलेंगी। अब जब तुम एक्स की वैल्यू -1.92 पुट करोगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? -2। यहाँ पे -2 भी लिख लेता हूँ मैं। तो -1.92 जाके एसोसिएट हो जाएगा -2 से। ऐसे ही -1.63 जाके एसोसिएट होगा -2 से। ऐसे ही ये भी जाके एसोसिएट होगा -2 से। 0 एसोसिएट हो जाएगा 0 से। एक्स की वैल्यू 0.02 रखोगे तो इंटीजर पार्ट मिलेगा 0। एक्स की वैल्यू 0.06 रखोगे तो इंटीजर वाला पार्ट मिलेगा 0। 1.21 रखोगे तो इंटीजर वाला पार्ट मिलेगा 1। तो आपने ये देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई।
और अगर बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाती है तो ये वन वन नहीं होता, ये मैनी वन हो जाता है। ये वन वन तब होता है जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज आती है इधर। अब बहुत सारे एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट वन वन बट मैनी वन। ओके, अब बात करनी है कि ये ऑन टू है कि नहीं। अब देखिए, ऑन टू का मतलब ये होता है जो दूसरे वाला सेट है हमारा, दूसरे वाला, इस सेट में अगर एलिमेंट खाली बच गए तो ये ऑन टू नहीं होता। मतलब दूसरे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज इधर होनी चाहिए। इन सभी एलिमेंट की प्री इमेज इधर अगर होती, मतलब इधर एक भी एलिमेंट ऐसा ना बचता जो एसोसिएट नहीं हो रहा हो इधर। इनके हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट एसोसिएट होंगे, जितनी भी रियल नंबर्स हैं अदर देन इंटीजर वे तो खाली बच जाएंगे इसमें। और अगर इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स खाली बच गई हैं तो फिर ये ऑन टू नहीं है। ओके, तो ये फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हो कि देयर आर दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन because for all the real numbers, for all the real numbers, अभी हम मैं एग्जांपल ले लें, ठीक है ना। for all the real numbers between 1 and 2, between 1 and 2 will have similar image, will have similar image in fx, and similarly many real numbers in x will have similar image। इस टाइप से आप लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। similar image in set fx, so this function will not be वन वन। ओके, ऐसे ही आपको ऑन टू के लिए लिखना है। ऑन टू के लिए क्या लिखना है आपको, ऑन टू के लिए लिखना है आपको कि जो हमारे एफ एक्स वाला सेट है दूसरे वाला, इसे हम कोडोमेन वाला सेट बोल सकते हैं। कोडोमेन, जो हमारा कोडोमेन वाला सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज डोमेन वाले सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ओके, चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या, मतलब इसमें भी आपको लैंग्वेज ही लिखनी है। अब देखिए, हमें ये बताना है कि ये ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। फंक्शन है क्या हमारे पास, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अच्छा, अगर आप x बराबर माइनस वन रखोगे, x बराबर माइनस वन, तो f ऑफ माइनस वन का आंसर आएगा वन। यानी कि माइनस वन एलिमेंट जाके एसोसिएट होगा वन से। इधर लिखे हुए हैं, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर्स है। इधर बहुत सारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, इधर भी बहुत सारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। इनफाइनाइट इधर है और इनफाइनाइट इधर है। ऐसे ही इनफाइनाइट इधर लिखे हुए हैं, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। ऐसे इनफाइनाइट इधर लिखे हैं। एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे तो वो एसोसिएट होगी वन से। माइनस टू रखोगे तो एसोसिएट होगी टू से। माइनस थ्री रखोगे तो, क्योंकि अगर तुम एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रख रहे हो, अगर तुम एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रख रहे हो तो क्या होगा, प्लस का थ्री मिलेगा ना, मैं एफ एक्स तो, यानी कि माइनस थ्री थ्री से जाके एसोसिएट होगा, माइनस के थ्री थ्री से जाके। ऐसे अगर वन रखोगे एक्स की वैल्यू वन, तो वो वन ही मिलेगा, यानी कि वन एसोसिएट होगा वन से, टू एसोसिएट होगा टू से, थ्री एसोसिएट होगा थ्री से। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है ना, यानी कि वन वन नहीं है। तो यहाँ पे रख सकते हो, इफ एक्स इज इक्वल टू वन then f of 1 is also equal to 1, so two elements have same image, this implies that this is not a one one function। and इसके अंदर तो बहुत सारे नेगेटिव रियल नंबर्स बच जाएंगे जो इधर एसोसिएट नहीं होंगे। तो अगर इधर कोई भी नंबर ऐसे बचते हैं जिनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि वे फंक्शन कैसे है, वे फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू कब होता, जब ये माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन भी इधर जाके एसोसिएट हो रहे होते। अब तो सिर्फ प्लस वाला एलिमेंट ही एसोसिएट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी लैंग्वेज लिख सकते हो।
आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का सेशन था और इससे आगे के क्वेश्चन भी अभी और हैं जो मैं आपको कराऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।